अब हम बात करते हैं ये मेन वर्ब कैसे है। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा लिंकिंग वर्ब का। बेसिकली एडवर्ब के और बाकी जारी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको समझने के लिए हमें लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है और कैसे इसका प्रैक्टिकल यूज है। लिंकिंग वर्ब जैसे कि हमें नाम से दिख रहा है कि लिंक करेगी। अब किस किस को लिंक करती है ये आप जानिए। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ ए डॉक्टर, और मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ डॉक्टर। इन दोनों सेंटेंस में आप वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप डिफरेंस क्रिएट कीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको अब बता देता हूं, आप 2 सेकंड का वक्त लीजिए। देखिए यहाँ पे सी जो है एक एक्शन वर्ब है कि जिसको परफॉर्म करने के लिए जो आई नाम का बंदा है, जो आई सब्जेक्ट है, वो इस सी नाम के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक मेंटल एक्शन है, फिजिकल नहीं। बहुत से लोग इसको एक्शन समझते ही नहीं, जबकि ये एक्शन है, मेंटल एक्शन है। इस मेंटल एक्शन, ये एक एक्शन वर्ब हो गई। एक्शन वर्ब के साथ साथ ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है इसका मतलब यह है कि इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। आई मीन टू से कि यहाँ पे ये ए डॉक्टर जो है ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है सॉ वर्ब का। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अदर देन सब्जेक्ट। आई मीन टू से कि आई एक बंदा है और एक डॉक्टर अलग बंदा है, दोनों अलग अलग हैं। अब हम सेकंड सेंटेंस पे फोकस करते हैं, आई एम ए डॉक्टर। आई एम ए डॉक्टर में आई जो है सब्जेक्ट है, ये डॉक्टर जो है आई का कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है कि आई नाम का जो बंदा है वो क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। तो हमें पता चल रहा है वो डॉक्टर है। बेसिकली ये डॉक्टर आई के लिए कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन। सब्जेक्ट। अब मैं एक चीज और बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन में से किसी एक को भी क्वालिफाई करने के लिए हमें जो यूज होते हैं वो एडजेक्टिव यूज होते हैं। क्लियर? या दूसरा नाउन यूज हो सकता है या एक और प्रोनाउन यूज हो सकता है। इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट की जगह केवल और केवल नाउन, प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव, यही 3 चीजें आ सकती हैं। यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि एक लिंकिंग वर्ब के बाद केवल और केवल एक नाउन आ सकता है, एक प्रोनाउन आ सकता है और इसके बाद एक एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है? बेसिकली एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है किसी नाउन को और किसी प्रोनाउन को। इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन प्रोनाउन के डिस्क्रिप्शन के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, किसी नाउन का यूज करते हैं, किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि एक लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव, एक नाउन, एक प्रोनाउन आ सकता है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। अब मैं एक दूसरे सेंटेंस के थ्रू सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब हमारे इंग्लिश में यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली। देखिए सबसे पहली लिंकिंग वर्ब है बी, जो मोस्टली बहुत जगह यूज होती है हर बार, जिसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। दूसरा है गेट, थर्ड कीप, सीम, साउंड, टेस्ट। अभी बहुत सारी वर्ब है, मैं अभी जब वर्ब का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं लिंकिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। अब देखिए बी जो है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर। पास्ट में चले जाएं तो बी की फॉर्म्स हो जाती हैं वॉज और वर। थर्ड फॉर्म बीन। कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है बी, बीइंग। क्लियर? अब बात करते हैं हम लिंकिंग वर्ब में बी, गेट, कीप, साउंड, सीम, साउंड एंड टेस्ट। इसमें कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। अब आपके सामने एक डाउट खड़ा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वर्ब, जैसे टेस्ट नाम की वर्ब है, ये कब लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, कब मेन वर्ब का काम करेगी। तो हम इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू।
द फूड टेस्टेड डिलीशियस। ये अब देखना पड़ेगा, एक मिनट। ओके, जैसा कि मैं कह रहा था, टेस्ट वर्ब, टेस्ट नाम की जो एक लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब का काम भी करती है और एक्शन वर्ब का भी, दोनों मेन वर्ब हैं। अब हमें पैसे पता चलेगा कि कब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, कब एक्शन वर्ब का काम कर रही है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। द मैन टेस्टेड द फूड, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। देखिए, मैन एक सब्जेक्ट हो गया, इसने एक एक्शन परफॉर्म किया टेस्ट करने का, टेस्ट करने का एक एक्शन परफॉर्म किया, ये एक एक्शन वर्ब हो गई, ये फूड उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट अदर देन सब्जेक्ट होता है। मैन और फूड दो अलग अलग थिंग है। अब हम बात करते हैं फूड। सेकंड, इस वाले सब्जेक्ट में फूड है, हमें भी पता है फूड एक नॉन लिविंग है, तो ये कोई एक्शन तो परफॉर्म करेगा नहीं, पहली बात। दूसरा, हम दूसरा जस्टिफिकेशन देते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक लिंकिंग वर्ब है, मतलब एक्शन वर्ब नहीं है। देखते हैं, ये टेस्ट मैं अभी बता देता हूँ, ये लिंकिंग वर्ब है। अब मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूँगा। डिलीशियस, अभी मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होता है, तो उसके डिस्क्रिप्शन के लिए हम तीन चीज़ें यूज कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव, एक नाउन और एक प्रोनाउन। हमने यहाँ पे देखा डिलीशियस जो है एक एडजेक्टिव है। हमें कैसे पता चला कि डिलीशियस एक एडजेक्टिव है। डिलीशियस जो है एक व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। कैसे, व्हाट काइंड ऑफ फूड, आंसर आया हमारे पास डिलीशियस। इसका मतलब डिलीशियस जो है एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में। हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद ही एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, इसलिए जस्टिफाई हो गया लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे फूड एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, इस एक्शन वर्ब के बाद आया। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, नाउन प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसको और दूसरे तरीके से कैसे पहचानते हैं। अगर मैं इस टेस्ट की जगह बी की फॉर्म्स एज, एम, आर, वॉच और वर, इनमें से किसी एक फॉर्म को अगर इसकी जगह रिप्लेस करता हूँ, अगर सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होता है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है लिंकिंग वर्ब है, अदरवाइज ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। देखिए हम कैसे चेक करें। हमें पता है ये टेस्टेड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से रिप्लेस करेंगे। हमें पता है फूड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी जगह मैं वॉज रिप्लेस करूँगा। मैं यहाँ करके बताता हूँ, यहाँ पे देखिए वॉज रिप्लेस करके, द फूड वॉज डिलीशियस। हमने पहले सेंटेंस में लिखा था फूड टेस्टेड डिलीशियस, और अब हमारे पास सेंटेंस आया है द फूड वॉज डिलीशियस। इसका मतलब ये हो गया कि फूड, इसका सेंस चेंज नहीं है, फूड पहले भी डिलीशियस था और टेस्ट करने में डिलीशियस था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेस्टेड नाम की जो वर्ब थी वो हमारी लिंकिंग वर्ब थी। अब मैं इस सेंटेंस में रिप्लेस करता हूँ यहाँ वॉच, द मैन वॉच फूड। पहले आदमी ने टेस्ट किया फूड को पहले सेंटेंस में, और यहाँ पे सेंस आ रहा है द मैन वॉच फूड। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस का सेंस गलत जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो टेस्ट जो थी वो एक्शन वर्ब थी, लिंकिंग वर्ब नहीं थी। हमारे लिंकिंग वर्ब के इतने से कॉन्सेप्ट से हम एडवर्ब के बाकी के कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया। अब हम एडवर्ब पर कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एडवर्ब को समझेंगे। अब भैया देखिए, हम एडवर्ब के जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं, अभी हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ा, लिंकिंग वर्ब के बाद अब हम एडवर्ब के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लिंकिंग वर्ब से कैसे अटैच्ड हैं, कैसे लिंक्ड हैं, उन चीज़ों को समझते हैं इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने लेके आने वाला हूँ जिनसे आपके एडवर्ब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ बिटर कोल्ड दीज डेज। आप 2 मिनट का पॉज कीजिए और आप चेक कीजिए कि इसमें क्या एरर है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या एरर हो सकती है। एक सेकंड सेंटेंस लिखा, ही गॉट अनरीजनेबल वरीड अबाउट द रिजल्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। इट जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, जो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट जो है एक हमारी लिंकिंग वर्ब है, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। इट के अकॉर्डिंग ही इज आया है। इसके बाद बात करते हैं बिटर। बिटर एक एडजेक्टिव होता है। हमें अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, हम सिंपल और केवल यही चेक करेंगे व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है कि किसी अदर थिंग का रिप्लाई है। अगर व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो वो एडजेक्टिव होगा और अदरवाइज वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, विटर वॉइस। वॉइस एक नाउन हो गया,
अब बिटर जो है एक एडजेक्टिव हो गया। व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज बिटर, तो हमने यहाँ पे पता कर लिया बिटर जो है एक एडजेक्टिव है। कोल्ड भी एक एडजेक्टिव है। दीज डेज एक टाइम है, ये व्हेन का रिप्लाई है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव यूज करते हैं। अभी मैंने पिछले सेशन थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव यूज करते हैं। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब यूज होगा, ना कि एडजेक्टिव। तो हमें इस बिटर नाम के एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना होगा। क्यों? क्योंकि इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब लिखना होगा। दो एडजेक्टिव एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे यहाँ यूज करना होगा बिटरली। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और देता हूँ कि किसी एडजेक्टिव में अगर ly लगा देते हैं तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। किसी नाउन में अगर ly लगाते हैं तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। हमें पता है बिटर एक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव में अगर एक ly लगाएंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। अगर ये एडवर्ब बन जाएगा तो इस एडजेक्टिव कोल्ड को क्वालिफाई करेगा। अब हम बात करते हैं दीज डेज पर। दीज डेज व्हेन का रिप्लाई है। व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अभी हमें पता चलेगा कि बहुत सारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि कौन सा एडवर्ब ऑफ काइंड किसका रिप्लाई है, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये सब मैं बताऊंगा अभी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही गॉट अनरीजनेबल वरीड अबाउट द रिजल्ट। ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, गॉट एक लिंकिंग वर्ब है। ये आपको याद रखना होगा, बी, गेट, सीम, एपियर, ये सारी लिंकिंग वर्ब है। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। बाकी जब वर्ब का टॉपिक आएगा तो मैं आपको लिंकिंग का पूरा डिटेल में बताऊंगा। अनरीजनेबल एक एडजेक्टिव है। वरीड मैंने अभी बताया था, किसी भी सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब यूज हो सकती है। किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब यूज हो सकती है। हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होती है। यहाँ एक गॉट लिंकिंग वर्ब हो गई। वरीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट ये मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब में भी एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्यों एडजेक्टिव का काम कर रही है? हमें पता है लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव यूज होता है। इसका मतलब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए दूसरा एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एक एडवर्ब यूज करेंगे, वो होगा अनरीजनेबली। अभी मैंने बताया था किसी एडजेक्टिव में ly लगाने से एडवर्ब बन जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि अनरीजनेबली एक एडवर्ब हो जाएगा अनरीजनेबल एडजेक्टिव में ly लगाने से। उसके बाद आया अबाउट द रिजल्ट। अबाउट एक प्रपोजिशन है, द रिजल्ट उसका ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं हो सकते। यहाँ पे रिजल्ट जो है एक नाउन हो गया, प्रपोजिशन का उसका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं एक थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा सारा सब कुछ। भैया स्टॉप कर दो जरा। हम अपने दो सेंटेंस के थ्रू फिर एडवर्ब के कॉन्सेप्ट को और आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। इट मे हैव सम एडवर्सली इफेक्ट्स। सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए, इसमें 2 सेकंड का पॉज लीजिए, आप देखिए कि इसमें क्या एरर हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है, देयर एक्सप्लेनेशन डिड नॉट साउंड रीजनेबली टू मी। अब देखते हैं हम इसमें बताते हैं कैसे क्या एरर है। इट जो है एक सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट में एक मॉडल यूज हुआ है। मॉडल जो है ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं बीच बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूँ, इनको एक साथ सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अब मैं मे के बारे में पूरी डिटेल बताऊँ। जब मैं मॉडल पढ़ाऊँगा तो मॉडल के बारे में सब कुछ बताऊँगा। बाकी आपको अभी जो चीज़ बता रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। मे जो है एक मॉडल है, मॉडल के साथ हैव जो है एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। उसके बाद सम एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर जो है नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ये सम एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हमने एक इफेक्ट नाउन यूज किया है, उसके लिए ये यूज हुआ है इफेक्ट्स नाउन के लिए, जो एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सम जो है एक डिटर्मिनर है जो कि नाउन के लिए यूज होता है। नाउन में भी 2 तरीके के नाउन होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। सम जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज हो सकता है। अगर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज हो रहा है तो प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होगा, सम बॉयज, सम इफेक्ट्स। अब देखते हैं, मैंने कहा इस काउंटेबल नाउन है, ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एडवर्सली जो है एक एडवर्ब है, जबकि हमें पता है एक नाउन को एक एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर सकता, हाँ एक नाउन को एक एडजेक्टिव ही क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए हम एडवर्सली को हटा के यहाँ एडवर्स लिख देंगे।
तभी तो हमें पता चला कि एडवर्स नाम के एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्स लिए एक एडवर्ब बना। यहाँ पे एडवर्स आ जाएगा जो कि एक एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, देयर एक्सप्लेनेशन डिड नॉट साउंड रीजनेबली टू मी। देखिए क्या है, देयर एक्सप्लेनेशन एक सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, साउंड जो है मेन वर्ब हो गई। साउंड आपको पता होना चाहिए, साउंड भी एक लिंकिंग वर्ब होती है। हमें पता है लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव लिखा जाता है। उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं बीच में, बट हमें इतना पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद एक एडजेक्टिव आता है। तो हमने कहा रीजनेबली, अभी हमने पढ़ा था अनरीजनेबल, रीजनेबल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। किसी एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगाई जाता है तो वो एक एडवर्ब बन जाता है, इसलिए रीजनेबली जो है यहाँ पे एक एडवर्ब है। हमें पता है लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब लिखा नहीं जा सकता, इसलिए हमें यहाँ पे इसको रीजनेबल करना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट बताता हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी। आप लोग क्या कीजिए, केवल और केवल प्रीपोजिशन देखिए, हमें याद तो रखनी होती हैं, तो उसको ऐसे नहीं कि हम याद करने बैठेंगे। उसके लिए केवल और केवल हम सेंटेंस पर फोकस करेंगे और उन्हीं से सीखते चलेंगे। हमें बस याद होना चाहिए कि रीजनेबल जो है एक एडजेक्टिव है, उसके बाद एक टू प्रीपोजिशन आती है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट में भी बहुत एम्फेसिस करता हूँ, ऑब्जेक्ट में भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो किसी थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, थिंग्स को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है यहाँ पे ये मी जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के हैं, ऑब्जेक्ट व्हाट या होम का रिप्लाई होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एडजेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में व्हाट या होम का रिप्लाई होते हैं। व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं इसमें होम का रिप्लाई मांगता हूँ रीजनेबल टू होम, तो मेरे पास रिप्लाई आएगा मी। इसका मतलब मी जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रीजनेबल एडजेक्टिव के साथ एक टू प्रीपोजिशन यूज होती है जिसके बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है भैया, स्टॉप कर देना। देखिए आप कंटिन्यू करते हैं, एडवर्ब में और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो रिलेटेड इसी से हैं, बट हम कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब की बात करते हैं जो इसको एम्फेसाइज करने के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा। कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, गुड और वेल। हमें पता है कि गुड और वेल दोनों ही एडजेक्टिव है। गुड एडजेक्टिव है केवल, वेल जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है। बाकी जब आपकी वोकैब के लिए आप कोई वर्ड डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो आप उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पर भी ध्यान दें कि वो एडजेक्टिव का काम करता है। एक वर्ड एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच का भी रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि वेल नाम का जो एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव एडवर्ब मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच काम कर रहा है, कभी एडजेक्टिव का कभी एडवर्ब का। मैं अभी बताता हूँ वेल एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कब कैसे करता है। मैं सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। भैया स्टॉप कर दो। देखिए ये आपके सामने दो एग्जांपल हैं, दिस ऑप्शन साउंड्स वेल और सेकंड एग्जांपल है दिस बॉय वर्क्स गुड। आप चेक कीजिए, अपना 2 सेकंड का पॉज लीजिए अगेन और आप चेक कीजिए इसमें क्या एरर है। बाकी मैं बताऊंगा ही, मैं आपको बताता हूँ। दिस ऑप्शन एक सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग साउंड्स जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है जो कि एक लिंकिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। साउंड एक लिंकिंग वर्ब होती है, ये आपको याद रखना है। हमें पता है लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव यूज होता है, एडवर्ब यूज नहीं होता। तो हमने कहा वेल। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि वेल जो है एक एडजेक्टिव भी है और गुड भी एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक वेल सही हो सकता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेल कब एडजेक्टिव और कब एडवर्ब की तरह काम करता है। तो हमें पता है वेल एडजेक्टिव की तरह तभी काम करेगा जब हम इसके थ्रू हेल्थ को रेफर करें। यहाँ हम हेल्थ को रेफर नहीं कर रहे। हेल्थ के रिलेटेड जो एग्जांपल है वो मैं अभी थर्ड एग्जांपल में बताऊंगा आपको कैसे ये हेल्थ को रेफर करता है, तो एक एडजेक्टिव का काम करता है। हमने देखा साउंड जो है एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है एडजेक्टिव का, जो कि गुड। सेकेंड एग्जाम्पल दिस बॉय वर्क्स हार्ड। अब मैंने कहा दिस बॉय एक सब्जेक्ट हो गया जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म वर्क्स आ गई। ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की ज़रूरत होती है, ना कि एडजेक्टिव की। गुड हमारा एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे गुड गलत हो गया क्योंकि एक्शन वर्ब को एक एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकता। हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत है। हमारे पास एक ही एडवर्ब है गुड को रिप्लेस करने के लिए, जो कि वेल।
अब मैं एक सेंटेंस पूछता हूँ, जैसे कोई आपसे पूछा है आप कैसे हैं, तो आप रिप्लाई करते हैं आई एम नॉट वेल, आई एम वेल। तो देखिए जैसे मैंने बोला आई एम वेल, तो यहाँ पे ये जो है आई जो है सब्जेक्ट हो गया, एम जो है एक लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब ही मेन वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव लिखा जाता है। अगर मैं बोलूँगा आई एम गुड तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा आई एम वेल। वेल जो है एक इसमें यहाँ वेल जो है हेल्थ को, आई की हेल्थ को रेफर करने के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कब वेल एडजेक्टिव का काम करता है, कब वेल एडवर्ब का काम करता है। वेल एडजेक्टिव का काम तब कर रहा है जब वो हेल्थ को रेफर करने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज वो एडवर्ब का काम कर रहा है। हमारे पास एडवर्ब के लिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन है गुड और वेल में वेल। एडजेक्टिव के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है गुड और वेल, उसमें हम यूज करेंगे कब कौन सा मैंने आपको बता दिया। वेल अगर हेल्थ को रेफर कर रहा है तो हम वेल यूज करेंगे, अदरवाइज गुड। ठीक है, स्टॉप। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे पास 2 वर्ड हैं इंडोर और आउटडोर। इसी में अगर हम एस लगा दें तो इंडोर्स और आउटडोर्स, ये कब एडजेक्टिव का काम करते हैं, कब एडजेक्टिव कब एडवर्ब, देखते हैं। इंडोर और आउटडोर जो है हमारे एडजेक्टिव हैं जो कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं। इंडोर्स और आउटडोर्स जो है वो हमारे एडवर्ब हैं, ये वेयर का रिप्लाई है। वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। टाइम का रिप्लाई व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मैं आपको बता देता हूँ लिख के, हाउ, व्हेन, वेयर। हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर। अब बात करते हैं इन सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में हम जानेंगे कि कब इंडोर यूज होना है, कब आउटडोर यूज होना है। आप चेक कर लीजिए एक बार आपको क्या एरर लग रही है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चेस इज एन इंडोर्स गेम बट मैनी पीपुल प्ले इट आउटडोर। देखिए चेस जो है एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एज आया है। इसके बाद आया एन, एन आर्टिकल है जो कि एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। जो आर्टिकल जो है केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे मुझे पता है गेम, गेम एक नाउन है, गेम एक नाउन है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग एन आर्टिकल यूज हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इंडोर। किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए केवल और केवल एक एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है, एडवर्ब नहीं। हमें पता है इंडोर्स जो है एक एडवर्ब है, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज होगा, इसलिए हम इंडोर्स को रिप्लेस कर देंगे इंडोर से। बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। हमारे 2 तरीके के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। यहाँ पे वर्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि तुम्हारे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अभी देखिए दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। हमें पता है पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा वाला सेंटेंस जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। मैनी पीपुल प्ले इट आउटडोर। देखिए मैनी पीपुल सब्जेक्ट हो गया, मैनी पीपुल प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्ले आया है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म प्ले। अगर वर्ब की फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं वो सिंगुलर बन जाती है, और वर्ब की सिंपल फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है जो कि फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानी जाती है। प्ले इट, इट किसको रेफर कर रहा है, चेस को। हम यहाँ चेस लिख सकते थे, बस चेस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम वर्ड का रिपीटेशन अवॉइड करते हैं, इसलिए यहाँ उसकी जगह एक इट यूज किया है। क्योंकि चेस जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है इट यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं आउटडोर। आउटडोर जो है हमारा एक एडजेक्टिव है, अभी हमने पढ़ा आउटडोर एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव कभी यूज होता है जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई करे। यहाँ पे हमें एक इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक एडवर्ब आएगा जो इस प्ले वर्ब के लिए एडवर्ब का काम करेगा। प्ले एक एक्शन वर्ब है, ये होगा एडवर्ब। एडवर्ब में व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब, ये तुम्हारा किस तरीके का एडवर्ब है वो हमें पता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई है। वेयर प्ले तो आप बताएंगे आउटडोर्स, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा आउटडोर्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडोर और आउटडोर, इंडोर्स और आउटडोर्स कब और कैसे यूज करने हैं। क्लियर, रोक देना भैया। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एल वाई लगाने से हम सोच लेते हैं कि वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, कभी कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं। हम कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस किसी एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगाते हैं तो एक एडवर्ब बनता है, किसी नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। इसी पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इट इज़ ए कॉवर्ड एक्ट। देखिए इट जो है एक सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज आ गई जो कि एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ साथ लिंकिंग वर्ब है। बी और उसकी फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब होती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ।
आर्टिकल ए है। आर्टिकल या डिटर्मिनर केवल और केवल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ ए आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ है। ए आर्टिकल एक एक्ट नाम का एक नाउन है, इसके लिए यूज हुआ है। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होगी, किसी एडवर्ब या किसी नाउन की नहीं। हमें पता है कॉवर्ड जो है एक नाउन है, कॉवर्ड नाउन है। किसी नाउन को अगर एडजेक्टिव बनाना है, क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव लिखना होगा, ना कि एडवर्ब ना नाउन। यहाँ पे हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव लिखेंगे। इस नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, इस नाउन को ly लगाएंगे तो ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा, इसलिए इसको रिप्लेस कर देंगे कॉवर्डली से, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करेगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं इसी में ही, नो सोल्जर शुड एवर एक्ट कॉवर्डली। अब देखते हैं, नो सोल्जर पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। बेसिकली नो एक डिटर्मिनर है, ये सोल्जर एक नाउन है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद शुड एक मॉडल यूज हुआ है। मॉडल के साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये एवर जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हाउ ऑफन, एवर, यहाँ ऑलवेज लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद बात करते हैं कॉवर्डली। कॉवर्डली जो है हमें पता है क्या है, एक कॉवर्डली अभी हमने यूज किया है, एक एडजेक्टिव है। अगर कॉवर्डली एक एडजेक्टिव है, एक एक्शन वर्ब को परफॉर्म करने के लिए कभी एडजेक्टिव यूज नहीं होगा, एक एडवर्ब यूज होगा। अब हम कैसे पता करें कि इस कॉवर्डली एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है, क्या हम इसमें एक और ly लगाना है? नहीं। अब इसको हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं, क्या करेंगे, इसकी जगह हम यूज करेंगे इन ए कॉवर्डली मैनर। इन ए कॉवर्डली मैनर, इसका मतलब ये हो गया कि इन ए कॉवर्डली मैनर जो इस मैनर को बता रहा है, एक्ट एक्शन वर्ब है, उसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। क्लियर। नेक्स्ट हम एग्जांपल पे बात करते हैं, दे वुड देयर वुड लिव अ माइजर शॉपकीपर इन दैट टाउन। हमने कहा देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एक वुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आर्टिकल ए हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। हम चेक करते हैं ये आर्टिकल जो है किसके लिए, किस नाउन के लिए यूज हुआ है। हमने देखा शॉपकीपर एक नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने मतलब नाउन के लिए हमने एक आर्टिकल ए यूज किया है। हमें पता है माइजर जो है एक नाउन होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर भी एक नाउन है। एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए दूसरा नाउन यूज नहीं कर सकते, दूसरा नाउन यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है जो नाउन दिया है उसको तो हम एडजेक्टिव बना दें। किसी नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम उस नाउन में एक ly लगा देते हैं। इसका मतलब माइजर की जगह यूज करेंगे हम माइजरली। इन दैट टाउन हमें पता है इन प्रपोजिशन है, दैट टाउन उसका ऑब्जेक्ट है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है। जैसे यहाँ टाउन जो है एक ऑब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन है। प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट दो तरीके से काम करता है, या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। एडजेक्टिव का काम कैसे करता है, कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड कोई भी फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब केवल और केवल यही है कि वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। हमें पता है ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई नहीं है, ये वेयर का रिप्लाई है। वेयर लिव अ माइजरली शॉपकीपर इन दैट टाउन, इसका मतलब ये वेयर का रिप्लाई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसका मतलब ये यहाँ पे एक एडवर्ब है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर का, थोड़ा वैसे बता चुका हूँ बट फिर भी बता देता हूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हाउ का रिप्लाई होता है, जो कि किसी एक्शन वर्ब के एक्शन को कैसे परफॉर्म किया, किस मैनर में परफॉर्म किया गया, ये बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का रिप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे एडवर्ब यूज किए हैं। ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, कॉन्फिडेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऑनेस्टली भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि किसी एक्शन के किसी एक्शन वर्ब के मैनर को बता रहा है कि वो किस तरीके से परफॉर्म किया गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन की। अब हमें पता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है ब्रेवली। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा उस वर्ब के बाद लिखा जाता है, जैसे फॉर्ड वर्ब है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। द मैन सब्जेक्ट है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद लिखा जाता है जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। हमने देखा कि ब्रेवली की पोजीशन यहाँ होगी,
अब तुम्हारे सामने दो डाउट आ सकते हैं कि क्या हम ब्रेवली को सबसे लास्ट में पहुंचा दें या इन बैटल से पहले लिखते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा इन द बैटल जो है एक वेयर का रिप्लाई है। वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। बहुत सारे लोगों को यही डाउट होगा कि ब्रेवली को हमने इसके बाद ही क्यों लिखा है, इसके लास्ट में क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको अभी बताऊंगा अगले इसी सेशन में कि एडवर्ब का जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा मैनर, प्लेस और टाइम होता है। सबसे पहले मैनर लिखा जाता है, फिर प्लेस लिखा जाता है, फिर टाइम लिखा जाता है। हमें पता है कि मैनर ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो पहले मैनर लिखा जाएगा, फिर प्लेस लिखा जाएगा। अगर कोई टाइम होता तो उस टाइम को सबसे लास्ट में लिखते। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करता हूँ। दे आंसर्ड कॉन्फिडेंटली अबाउट ऑल क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जो हमारी एक्शन वर्ब है, जैसे सबसे पहले ये एक्शन वर्ब व्हाट थी, ये यहाँ पे इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। इस वाले सेंटेंस में जो आंसर्ड है, व्हाट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अभी मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है। यहाँ पे ऑल द क्वेश्चंस व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑल द क्वेश्चंस जो है एक आंसर्ड वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं बात बताता हूँ कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है कभी भी प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लिखा जाता। प्रीपोजिशन भैया ये आ जाएगा ना, प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांजिटिव वर्ब प्लस उसका ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में कभी एडवर्ब को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। या तो इनसे पहले लिख दीजिए या इनके बाद। इसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि इनसे पहले लिखना है या इनके बाद। अभी आप देखिए, बस इनके बीच में नहीं लिखना। अभी मैंने देखा दे आंसर्ड कॉन्फिडेंटली ऑल द क्वेश्चंस, तो हमने कहा ये कॉन्फिडेंटली जो है आंसर्ड और ऑल द क्वेश्चंस, ये इसका वर्ब है, ये इसकी ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब हमें एरर डिटेक्ट हो चुकी है। इस कॉन्फिडेंटली को यहाँ मूव ऑन करा देंगे। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। यू शुड एक्सप्लेन ऑनेस्टली व्हाट यू थिंक ऑफ इट। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास सामने आती है कि एडवर्ब ऑफ जो मैनर है उसको लास्ट में लिखना है कि बाद में लिखना है। इस सेंटेंस के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा। यू शुड एक्सप्लेन ऑनेस्टली व्हाट यू थिंक ऑफ इट। हमने कहा यू जो है एक सब्जेक्ट हो गया, सेकंड पर्सन। शुड एक मॉडल हो गया, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एक्सप्लेन हमने एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। यहाँ तक सेंटेंस सही है। इसके बाद बात करते हैं ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मैंने बताया एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जो हाउ का रिप्लाई हो। एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का रिप्लाई होता है। अब मैंने कहा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा इस एक्सप्लेन वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट लिखा गया है, व्हाट यू थिंक ऑफ इट। ये व्हाट यू थिंक ऑफ इट पूरा एक क्लॉज है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। यहाँ पे क्लॉज ऑब्जेक्ट है। क्लॉज के साथ हमने बताया कि व्हाट जो है, व्हाट क्लॉज नाउन या नाउन का काम करता है, नाउन क्लॉज होती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट नाउन हो गया। अब हमने देखा एक्सप्लेन एक वर्ब है, उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में हमने एक ऑनेस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी मैंने बताया था कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लिखना है। तो इसकी पोजीशन हम यहाँ करते हैं। यहाँ करने से क्या होगा कि ऑनेस्टली नाम का जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो इस थिंक वर्ब को क्वालिफाई करने लगेगा। अभी हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ऑल द क्वेश्चंस, इसमें कोई वर्ब नहीं थी। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक ऑलरेडी एक वर्ब है, ये इस वर्ब को क्वालिफाई करना है। सेंटेंस का सेंस गलत हो जाएगा। ये ऑनेस्टली जो है इस किस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज हुआ है, एक्सप्लेन को। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ना रख के यहाँ रख देंगे, सबसे स्टार्ट में रख देंगे या तो ऑनेस्टली। क्लियर हो गया? देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर को समझते हैं। ये CGL में आया हुआ एग्जांपल है, प्रीवियस ईयर में 2015 में आया है। एग्जांपल है दे फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक। देखिए दे एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ब आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ओवर एक प्रीपोजिशन है। एक्सटेंसिवली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे नहीं। एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का रिप्लाई होता है, हाउ फ्लो, हाउ फ्लाई। तो हमने बोला कि एक्सटेंसिवली। ओवर द पैसिफिक, पैसिफिक जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। अगर हमें कोई भी एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है तो प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट के बाद या प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे।
तो हमने देखा ये एक्सटेंसिवली प्रपोजिशन और उस ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच में आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे एरर है, तो इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली की पोजीशन यहाँ पे गलत है, इसके बाद आ जाएगा सेंटेंस के लास्ट में। ओके, आपका एक बार अभिनय इंग्लिश चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं आपको अब एडवर्ब के सेकंड पार्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, जिसमें आपको एडवर्ब के और सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। देखिए, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है टू मच एंड मच टू। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, रट लेते हैं कि टू मच के बाद नाउन ही आता है, टू मच के बाद एडजेक्टिव आता है। अब हम जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है और क्यों नहीं। देखिए, टू मच के बाद एक नाउन आता है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले मुझे पता है कि टू एक एडवर्ब होता है, और जो हमारा मच होता है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है। क्लियर है? अब देखिए, हमारे पास एक एडजेक्टिव है अब हम पढ़ने जा रहे हैं मच टू एंड टू मच का डिफरेंस। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि टू मच के बाद कब नाउन आएगा, कब एडजेक्टिव आएगा, कब क्या होगा। देखते हैं। टू मच के बाद एक नाउन आता है, मच टू के बाद एक एडजेक्टिव आता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैंने लिखा टू मच मनी और एक एग्जांपल लिखा मच टू मनी, अभी हम इनमें से चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बिहाफ पे हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे कि टू मच के बाद नाउन आता है और मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। अब देखिए, मुझे इतना पता है कि टू जो है एक एडवर्ब होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि टू केवल और केवल एक एडवर्ब होता है, और मच जो है एक एडजेक्टिव की तरह भी रोल प्ले कर सकता है और एक एडवर्ब की तरह भी। मुझे पता है मनी एक नाउन है। एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है,